चांदनी रात बड़ी देर के बाद आए, ये मुलाकात बड़ी देर के बाद आए। आज हम आए हैं मिलने बड़ी मुद्दत के बाद, आज के रात बड़ी देर के बाद आए। दोस्तों, आप सबका नमस्कार, स्वागतम दूरदर्शन केंद्र ईटानगर अरुण प्रभा में। दोस्तों, हम जब भी आता है कुछ नया टॉपिक लेके आता है। आज के हमारे विषय रहेगा डायबिटीज़। तो डायबिटीज़ बहुत ही आजकल का बहुत ही हॉट टॉपिक है। तो मैं इसको आप सभी को जानकारी देने के अपने स्टूडियो में निमंत्रित किया गया है। दो बहुत ही इस विषय में जानकारी वाला डॉक्टर्स निमंत्रण किया गया है। तो मैं सबसे पहले डॉक्टर्स दोनों को आप सबको मिलवाना चाहूँगा। सबसे पहले मैं आपका हमारे बीच आए हुए हैं डॉक्टर तोजुम पाकम जी, मेडिसिन स्पेशलिस्ट। उसका साथ हमारे बीच आया है डॉक्टर तालर मोटू जी, मेडिसिन स्पेशलिस्ट। आप दोनों का स्टूडियो में हार्दिक स्वागत है। अच्छा मोटू सर, आपसे सबसे पहले जानना चाहूँगा डायबिटीज़ क्या है। बहुत लोग डायबिटीज़ डायबिटीज़ बोलते हैं, लेकिन हम एग्जैक्ट कंसेप्ट पता नहीं कि डायबिटीज़ क्या है। ऐसा मेरे दर्शक भी जानना चाहेगा। ऐसे सिंपल वर्ड में मैं डायबिटीज़ का बारे में थोड़ा डायबिटीज़ क्या है मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ। डायबिटीज़ एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है होते हैं जिसमें शुगर लेवल बहुत हाई होते हैं, उसको हम लोग हाइपरग्लाइसेमिया कहते हैं। उसका साथ ही एक साइन एंड सिम्टम्स आते हैं, जैसे कि आदमी को बहुत प्यास लगते हैं और आदमी को पेशाब बहुत लगते हैं और आदमी को भूख बहुत लगते हैं। इसी के साथ जब हम लोग लेबोरेटरी टेस्ट करते हैं तो जो रमजान ब्लड शुगर दिन को एनी टाइम ऑफ डे में जब हम ब्लड लेते हैं उसका 200 से एबव होने से उसे हम लोग डायबिटीज़ कहते हैं। अच्छा, उस बहुत बढ़िया, आपने बहुत सुंदर से बताया। तो मैं डॉक्टर पाकम आपसे जानना कि उसका कॉजेज़ क्या है, इसका रीज़न क्या है डायबिटीज़ होने का। डायबिटीज़ कॉमनली अगर बोलना चाहेगा तो समझने तकलीफ होगा। उसका मैं ये बताना चाहता हूँ कि टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज़ होता है। अच्छा। और बाकी यंग जनरेशन में भी होता है ना, बट मैं टाइप 1 टाइप 2 के बारे में बताता हूँ। टाइप 1 डायबिटीज़ यूजुअली इसे ऑटोइम्यून बोलता है, ऑटोइम्यून डिजीज़ है, जिसमें कि आपका कोई एंटीबॉडीज रह जाता है जो कि पेंक्रियास सेल को डैमेज करने के कारण से उस कारण से आपको टाइप 1 डायबिटीज़ होता है। एंड टाइप 2 डायबिटीज़ यूजुअली बोलने से मोस्ट कॉमन आपका है जेनेटिकली ना, मतलब हेरिडिटरी बोलता है, जिसमें कि आपका माँ को पिताजी को होगा या फैमिली में किसी एंसेस्टर को किसी को भी होगा। अच्छा। तो वो सिबलिंग्स में पास ऑन होता है ना, उसको बोलते हैं हम हेरिडिटरी बोलता है। एंड बाकी आप कहा जाए तो आजकल के ज़माने में आपका सेडेंटरी लाइफ स्टाइल्स, जिसमें कि आपका लेक ऑफ एक्सरसाइज, जैसे कि एक्सरसाइज कम करना, ईटिंग हैबिट्स ज़्यादा खाना, ओबेसिटी एंड स्ट्रेस, ये सब कारण है टाइप 2 डायबिटीज़ का। अब बहुत सुंदर बताया आपने। डायबिटीज़ दो प्रकार का हो सकता है। आप हेरिडिटरी तरह से भी हो सकता है, तो आपका खान पान का कारण से भी हो सकता है, स्ट्रेस होने का कारण से भी हो सकता ऑब्वियसली है। ऑब्वियसली ओके सर, मोटू सर आपसे जानना चाहेंगे, आपने तो सिम्टम्स के बारे में थोड़ा सा बताया, लेकिन मैं चाहूँगा कि सिम्टम्स को थोड़ा आप विस्तार से बताइए। क्या क्या सिम्टम्स होता है, हम डायबिटीज़ से पहले हम समझ सके कि हम डायबिटीज़ हो रहा है, थोड़ा विस्तार से बताइए। तो डायबिटीज़ का जो सिम्टम्स ऐसे होते हैं कि तो इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं 3 पीस बोलते हैं। अच्छा। 3 पीस में बोलते हैं, एक तो पोलीयूरिया बोलते हैं जो पेशाब बहुत जाते हैं, और एक है पोलीडिप्सिया जो प्यास बहुत लगते हैं जब पानी पीते हैं जाते हैं, अच्छा। और एक पोलीपेजिया भूख बहुत लगते हैं ना, जो खाना खाने से भूख बहुत लगते हैं। इसके साथ में हम लोग को वेट लॉस हो जाता है, जो सडनली आपका वेट डिक्रीज हो जाना, वेट लॉस हो जाता है। और नर्व में टिंगलिंग नमनेस, जिंग हम लोग का जो टिंगलिंग नमनेस होते हैं, ब्लरिंग ऑफ विजन होते हैं, ऐसे करके बहुत हो इसी का उसी साइन एंड सिम्टम्स को देख के हम लोग डायबिटीज़ को सस्पेक्ट करते हैं। अच्छा। तो डायबिटीज़ के सिम्टम्स में आपने कहा कि बहुत भूख लगता है, या तो प्यास भी लगता है, यूरिन टॉयलेट इमीडिएटली होता है। हाँ, लेकिन यही कहा जाता है कि कुछ हम बहुत दुख से सुनता है कि हम डायबिटीज़ समय में फास्टिंग बैठना है, तो भूख भी लग रहा है, फास्टिंग भी बैठना, ये क्या जेन्युइन रहेगा, या इस प्रकार का जो किस वजह से हम हैंडल करना चाहिए। अगर आपको डायबिटीज़ डायग्नोस रहेगा तो कंफर्म हो गया। कंफर्म हो गया तो इसमें पासिंग रहने का कोई ज़रूरत नहीं। तो इसमें एक रूल होता है, ये आप नॉर्मल डाइट खाइए, डाइट्री मेंटेन कीजिए, नो फास्टिंग नो पीसिंग, ये तो एक रूल होता है। क्योंकि फास्टिंग रहने से आप आपका जो बॉडी का जो पे मेटाबॉलिक शुगर को उल्टा ज़्यादा यूज करके आपको हाइपोग्लाइसेमिया भी जाने जाएगा, कॉम्प्लिकेशन आने का जाएगा। इसमें फास्टिंग नहीं, लेकिन आपका मील लेना है, लेकिन फ्रिक्वेंट कम से फ्रिक्वेंट मील लेना जरूरी है, अच्छा। फास्टिंग नहीं रहना। ओके, बहुत बढ़िया। तो डॉक्टर पाक, हम आपसे जानना चाहेंगे हमारा डायबिटीज़ क्या क्योरेबल है, और या तो डायबिटीज़ का एक्चुअल रेंज क्या है अकॉर्डिंग टू एज, शुगर लेवल कितना होना चाहिए।
इसमें ऐसा है, डायबिटीज़ क्योर तो नहीं है इसका ना, वी कैन गो फॉर प्रिवेंशन एंड डाइटरी कंट्रोल अलॉन्ग विद द मेडिसिन ना। आप मेडिसिन के साथ साथ में शुगर का कंट्रोल रखना है। बट हमारे यहाँ बहुत कोई मेडिसिन नहीं खाते हैं ना, उस कारण से बहुत प्रॉब्लम होता है। और एज के मुताबिक शुगर लेवल ऐसा नहीं होता है। एक जैसे कि आप जिसका सर ने अभी मोदी सर ने बताया ना कि शुगर लेवल आपका जो होता है यूजुअली नॉर्मल रेंज 70 to 140 होता है। तो अगर आप रैंडम शुगर लेवल करते हैं तो मोर देन 200 होने से डाउट करते हैं, तो उसमें हम यूजुअली एडवाइस करते हैं फास्टिंग पीपी। तो उस तरह से हम डायग्नोस करके दवाई शुरू करना है या नहीं करना है। या कोई होता है प्री डायबिटिक होता है, प्री डायबिटिक मतलब शुगर लेवल बहुत हाई भी नहीं है लेकिन प्री डायबिटिक रेंज में, जिसको कि डायबिटीज़ होने का चांसेस ज़्यादा है। तो उसमें हम लोग डाइटरी कंट्रोल एडवाइस करते हैं, एक्सरसाइज एडवाइस करते हैं एंड फॉलोअप में रखते हैं, मॉनिटरिंग में रखते हैं पेशेंट को। तो कोई एज के मुताबिक इस तरह का एक रेंज ऐसा नहीं है। रेंज ऐसा नहीं है। अच्छा, लेकिन लेवल का बात कर ही कुछ रहे बोल हैं सकते हैं? मोटू सर, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? ऐसे नॉर्मली हम लोग देखें तो डायबिटीज़ का एक नॉर्मल रेंज होता है जो हम लोग बोलते हैं नॉर्मल रेंज बोलते हैं 70 to 100 में हम लोग नॉर्मल रेंज ही मानते हैं। जब इसका बाद एक प्री डायबिटिक्स के वर्ड आते हैं जो डायबिटीज़ फ्यूचर में डायबिटीज़ होने का चांस होता है, उसमें 110 से 125 होते हैं। जब पास्टिंग 125 से होता है तब हम लोग डायबिटीज़ करते हैं। लेकिन जब पास्टिंग में होते कि डायबिटीज़ मोर देन 140 होने से जब हम लोग डायबिटीज़ करते हैं। लेकिन जब हम लोग ऐसे एक रैंडम जो दिन को एनी टाइम ऑफ द डे में जब टेस्ट करते हैं रैंडम से, इस रेंज 100 to 140 का बीच में होने से हम लोग डायबिटीज़ सस्पेक्ट नहीं करता है। आपका जैसे कि साइन एंड सिम्टम्स नहीं चाहिए। इसका बाद हम लोग डायबिटीज़ को कुछ कंफर्म करने के लिए हम लोग ग्लाइकोसाइलेट हीमोग्लोबिन बोल के एक टेस्ट होते हैं। तो उसको हम लोग टेस्ट करते थे। उसका जो हम लोग मानते हैं कि वो पास्ट 3 मंथ का जो प्रीवियस 3 मंथ का रिपोर्ट को देते हैं, तो उसमें मोर देन 6.9 होने से हम लोग डायबिटीज़ मानते हैं। इसी का साथ हम लोग देते हैं फास्टिंग हम लोग को यूजुअली करना चाहिए, जो टेस्टिंग करना चाहिए एटलीस्ट जो ये 8 आवर एटलीस्ट हम लोग फास्टिंग में बैठना है, तब इसका बाद टेस्ट करना है कि कम करना है। तो रैंडम होने से एनी टाइम ऑफ द डे में हम लोग करना चाहिए। पीपी होने से फास्टिंग का करने में 2 घंटा का बाद कुछ 75 ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज खिलाने का बाद जब हम लोग करते हैं तब हम लोग वो पीपी करते हैं। उसी का वो इसका रिपोर्ट का रेंज के ऊपर देख के हम लोग डायबिटीज़ को डायग्नोस करते हैं। ओके, बहुत बढ़िया। आपने कहा कि 8 आवर्स फास्टिंग बैठ के उसमें टेस्ट करना है, उसमें मतलब मेन जो होता है वो प्रूफ मिलेंगे। मोर देन सर मैं आप और जाने के लेवल का बात कर ही रहा है, तो हम शुगर लेवल का कितना लेवल तक आदमी जिंदा रह सकता है, या तो कितना लेवल तक पहुंचने से हाई रिस्क है, कोलैप्स होने का चांसेस है? डायबिटीज़ का एक जैसे कॉम्प्लिकेशन होते हैं। टाइप 1 का मतलब कॉमन इसका होते हैं कीटोएसिडोसिस होता है। अच्छा। तो कीटोएसिडोसिस में मोर देन 400 ऐसे होने के बाद उसको जब यूरिन में टेस्ट करते हैं तो कीटोन बॉडी होते हैं, तब उसका साथ में आपका जो साइड इफेक्ट बहुत होता है, आदमी अनकॉन्शियस हो सकता है। आप ये क्या बोलते हैं कॉम्बल्सन हो सकता है, ब्लरिंग ऑफ विजन बोलते हैं। इसका एग्जैक्ट रेंज तो नहीं है कि आप पेशेंट कब अनकॉन्शियस जाएगा। वो पेशेंट का जो रेसिस्ट है, बॉडी का टॉलरेंस कैपेसिटी होता है, उसका पर्टिकुलर डिपेंड नहीं है कि उसी से लेवल में आदमी जी नहीं सके, ऐसे नहीं है। अच्छा, मैं इसमें कुछ ऐड करना चाहता हूँ प्लीज। यहाँ पे एक्चुअली जैसे कि हम लोग ऑब्वियसली अपना MBBS मेडिसिन तो बाहर से किया है ना, MD। तो वहाँ पे जब किया है तो देखा है तो वहाँ का जो पॉपुलेशन है हर किसी का अपना एक बॉडी का थ्रेशोल्ड लेवल होता है। अच्छा। तो वहाँ पे बाहर में देखा गया है कि पेशेंट अगर रैंडम लेवल 250-300 होने से भी पेशेंट चला जाता है कोमा में, उसका हम डायबिटिक कीटोएसिडोसिस बोलता है ना। बट यह हम लोग आदमी को देखा है थ्रेशोल्ड थोड़ा ज़्यादा है, मतलब इट डिपेंड्स ऑन द पॉपुलेशन ना, आदमी का जो जेनेटिक का ऊपर डिपेंड करता है, म्यूटेशन डिपेंड करता है। तो यहाँ पे देखा कि 400 होने के बाद पेशेंट लाइक नॉर्मल रहता है, नॉर्मल रह सकता बट रिस्क रेंज है 250 ना। मोर देन 250 शुगर मिलता है तो हम लोग को डाउट करना है कि वो कई कीटोएसिडोसिस मतलब बॉडी में ज़्यादा एसिड तो फॉर्मेशन नहीं हो रहा है क्या, जिससे कि पेशेंट सडन हार्ट अटैक होने का चांस होता है। अच्छा। और पेशेंट सडन कोमा में जाने का चांस रहता है, वो सब होता है ना। तो यूजुअली बोनस 250 से एबव होने से हम डाउट करते हैं। देन हम लोग यहाँ पे जो टेस्ट करना होता है ना, यूरिन का टेस्ट, कीटोन बॉडीज का टेस्ट करता है एंड कुछ pH लेवल ABG करके, वो तो यहाँ पे नहीं होता है यूजुअली। तो हम क्लिनिकली एसेस कर लेते हैं एंड सस्पिशियस, हाईली सस्पिशियस तो होना जरूरी होता है ये सब मैनेजमेंट में ना। अच्छा, तो मैं सिम्टम का बारे बोला हम लोग, उसका टेस्ट का बारे चल ही रहे, तो क्या हम होम रेमेडी सेल्फ
कुछ टेस्ट जगह है क्या? और कुछ लेमैन का बात से ये भी हम लोग बहुत सुनने में आता है कि हम अगर डायबिटीज़ है तो मेरा यूरिन जहाँ होता है करने का कुछ समय के बाद वहाँ पे कीड़ा मुकड़िया आता है, ये भी सही है ना गलत है? नहीं, ये जब जो भी ऑर्गेनिज्म जो बैक्टीरिया ग्रोथ करने के लिए हम लोग को शुगर का मीडियम चाहिए। अच्छा। जब आदमी को जब पेशाब करता है तो जो चींटी आता है तो कॉमन लैंग्वेज में तो पेशाब में जो यूरिन में शुगर जाता है तो उसमें जो चींटी लोग आ जाता है काटा उसमें, क्योंकि उसको ग्रोथ चाहिए, वो एक सस्पेक्टेड है। लेकिन होम मॉनिटरिंग तो आजकल ये आपको ग्लूकोमीटर मिलते हैं। अच्छा। जो ग्लूकोमीटर सेल्फ ग्लूकोज होम सेल्फ ग्लूकोज मॉनिटरिंग करता है, उससे आप टेस्ट करते हैं अगर सस्पेक्ट होता है तो। नहीं तो एक आजकल पहले हम लोग यूज़ करते थे डिप स्टिक बोल के यूरिन का टेस्ट करते थे। जो यूरिन में टेस्ट करने से उसका जो डिप स्टिक का एक कलर लेवल होता है, कितना रेड लेवल ग्रीन लेवल ब्लैक का उसका एक होता है, उसको हम लोग सस्पेक्ट करते हैं कि उसमें मार्किंग करके रखा हुआ था डिप स्टिक। वो शुगर में जब डालते हैं तो उसका कलर चेंज होता है, उससे हम लोग पता चलता है कि मेरा पास शुगर है, डायबिटीज़ हो गया। तब जाके आपको ब्लड में जो हम बोला प्रीवियसली बोला था कि फास्टिंग पीपी जो करना उसको करके हम लोग कंफर्म कर लेते हैं। अच्छा, बहुत बढ़िया। अच्छा, आप दोनों हमारा सीनियर मेडिसिन स्पेशलिस्ट है, आप दोनों से बहुत ही एक्सपीरियंस है इस फील्ड में। मैं आप दोनों से ये जानना चाहिए कि हमारे अरुणाचल प्रदेश के कंटेक्स में, होल इंडियन का कंटेक्स में, नॉर्थ ईस्ट के कंटेक्स में बोलने से किस एज ग्रुप जो ज़्यादा डायबिटीज़ हम पाया जाता है? इसमें क्या कुछ फीमेल मेल से भी होता है क्या, या एज ग्रुप में कुछ हम डिस्टिंग कर सकता है? इसमें देखिए, आप अगर किताब में जाएंगे तो किताब में जाएंगे तो ऑलवेज उसका डिवीजन होगा ना, टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज़ अलग है। बट यहाँ पे अगर पर्सनल एक्सपीरियंस देखा जाएगा तो आजकल का जो सेडेंटरी लाइफ स्टाइल हो गया ना, बिकॉज ऑफ डाइटरी चेंज, बहुत सा कारण है। आपका स्ट्रेसफुल लाइफ स्टाइल जो हो गया आजकल, एंड आजकल जो नया नया जो फास्ट फूड आ गया, ये सब ना, ओवर ईटिंग, ओबेसिटी, उसका कारण से अगर देखा जाएगा तो हमारे यहाँ आई थिंक 30 to 40 ईयर्स में भी ना बहुत पेशेंट है, यंग एज में भी डायबिटीज़ है। और हम लोग उसको ऑब्वियसली यंग एज में जब आते हैं पेशेंट 30 to 40 ईयर्स या 20 to 30 ईयर्स के बीच में, वो ऑलवेज सस्पेक्ट कि कोई अलग कारण तो ना हो, कोई टाइप 1 या कोई सेकेंडरी कॉजेस। एक होता है कि मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज़ ऑफ यंग, तो वो सब के लिए हम कुछ टेस्ट करते हैं, तो टेस्ट जस्ट वर्कआउट करता है कि कहीं वो सब कारण तो नहीं है क्या। तो मैक्सिमम में देखा गया है कि टाइप 2 डायबिटीज़ ही है जो 25 to 35-40 ईयर्स के बीच में ना। ऑब्वियसली ओल्ड एज में तो इस बिकॉज ऑफ एज रिलेटेड में भी स्ट्रेसफुल लाइफ स्टाइल होता है, तो वो सब तो अलग बात है। बट यूजुअली यहाँ पे देखा गया यंग एज में बोलने 30 to 40 ईयर्स पॉपुलेशन में आजकल बहुत पाया जाता है डायबिटीज़। इसको हम एड ऑन करना चाहते हैं। फिर मैं पहले हम लोग का आदमी लोग बस्ती में रहते थे, तो बस्ती में रहते तो अर्बनाइजेशन माइग्रेशन होता है, रूरल से अर्बन में माइग्रेशन आएगा। अर्बन में आने के कारण से जो पेरेंट्स का जो लाइफ स्टैंडर्ड, बच्चा लोग को जो लाइफ स्टाइल चेंज कर देते तो वो जंक फूड खाना शुरू कर देते हैं, फूड हैबिट चेंज कर देते हैं, फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, तो उसी का कारण से ओबेसिटी हो जाता है। जब स्पेशली जो एब्डोमेन ओबेसिटी होता है बच्चे पे, तब जब ओबेसिटी होने के कारण से जो इंसुलिन एक बॉडी में होता है, जो डायबिटीज शुगर को यूज़ करते हैं, उसका इंसुलिन रेसिस्टेंस डेवलप हो जाते हैं। तो इसी कारण से जैसे सेडेंटरी लाइफ, डाइट हैबिट, फिजिकल एक्टिविटी कम होने के कारण से, जो इसी के कारण से आजकल यंग एज पर हम लोग को डायबिटीज़ हो जाता है, बहुत हो रहा है। जैसे पहले हम लोग बोलते थे बिलो 30 पे होने से टाइप 1 होगा, उससे एवोव होने से जब टाइप 2 होगा, टाइप 1 होने से मतलब हम लोग पहले हम लोग पढ़ते थे इंसुलिन डिपेंडेंट बोलते थे, वो टर्म तो अब एवोल्यूस हो गया। टाइप 2 होने से नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट होते थे। लेकिन हम लोग अभी पाया गया जो छोटे पे जो 30 के बिलो वाला भी टाइप 2 डायबिटीज़ हो जाएगा, बिकॉज ऑफ हम लोग का जो लाइफ स्टाइल चेंज का कारण से। तो इसलिए ये 30-40 का बीच में ही और ज़्यादा पाने लगे। अच्छा, यही मेन कॉजेस है आजकल का ज़माना। अच्छा, मैं डॉक्टर पाकम, हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस प्रकार का जो ये हमारा जो डायबिटीज़ का जो पेशेंट बढ़ रहा है, इसको रोकने के लिए हम लोग क्या क्या प्रिवेंशन लेना चाहिए, स्टेप लेना चाहिए? हम पर्सनली कोई भी हमारे यंगस्टर्स या जो भी मॉडर्न एज में जो जी रहा है, बिकॉज मेरा मोटू सर ने कहा कि अर्लियर डेज टू पीपल टेक एंड दे यूज काम करता था, उसमें उसका यूज हो जाता था, कुछ लेवल तक मिनिमाइज हो जाता है, आपका पर्सनल एसेट छूट के, फिजिकल एक्सरसाइज हो के। लेकिन नाउ डेज तो
नंबर वन तो लोग फास्ट फूड खा रहा है, नंबर टू एक्सरसाइज नहीं है, ऐसे बैठ रहा है, तो सडनली चेंजेस, उसका रहन सहन चेंज है, इसमें भी एक रीज़न है शायद इसके लिए। तो प्रिवेंशन क्या क्या हो सकता है अभी? प्रिवेंशन में बोला जाएगा तो स्पेशली यंग एज में ना, क्योंकि एक बार ओल्ड एज में ऑब्वियसली होने के बाद यू कैन जस्ट टेक डाइटरी कंट्रोल, ये सब कर सकते हैं। बट यंग एज में अगर आप प्रिवेंशन करना है तो ऑब्वियसली फर्स्ट ऑफ ऑल सेडेंट्री लाइफ स्टाइल को कम करना पड़ेगा। जैसे डाइटरी आपका हैबिट्स हो गया ना, जंक फूड, बहुत कार्बोहाइड्रेट जो फूड्स होता है, अच्छा, स्टार्च कंटेनिंग फूड्स होता है ना, जितना फास्ट फूड, वो सब कम करना है। एनी पॉसिबल आई थिंक अपना बॉडी को भी समय देना है, अपने लिए खुद एक्सरसाइज करना है। आजकल ऐसा नहीं, जरूरी नहीं है कि यू हैव टू गो फॉर हेवी एक्सरसाइजेस ना। अच्छा। आप लाइट एरोबिक, आजकल जुम्बा ये सब होता जुम्बा है होता ना, है। करते हो आप, योगा कर सकते योगा हैं। कर सकते हैं, योगा exactly। योगा इज नाउ काउंट इज वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज ना। Definitely। तो योगा में योगा करना है, एंड स्पेशली आपका स्लीप साइकिल अच्छा होना है। स्ट्रेसफुल लाइफ होगा, स्ट्रेस होगा, आप स्लीप कम होगा, उससे भी आपका डायबिटीज़, शुगर लेवल बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा। तो एंड स्मोकिंग ऑब्वियसली, अच्छा, स्मोकिंग में एक कारण है ना, अल्कोहल। तो स्मोकिंग आएगा, आपका अल्कोहल आएगा, एंड ऑल द टोबैको प्रोडक्ट्स जितना है ना, दिस आर ऑल थिंग्स विच कैन प्रेसिपिटेट ना, विच कैन कॉजेस। तो ये सब को चीज़ को अवॉइड करना है, एंड अपना सेडेंटरी लाइफ स्टाइल को चेंज करना है, ईटिंग हैबिट चेंज करना है, एंड प्रॉपर टाइम यू शुड गिव टू योर बॉडी। एटलीस्ट एक्सरसाइज करना है, एरोबिक, योगा, ये सब में समय देना है। अच्छा। एंड ओबेसिटी को कम करना है, एंड तभी कम होगा जब व्हेन यू कैन चेंज योर ईटिंग हैबिट्स। एग्जैक्टली, हाँ। ओबेसिटी को हमेशा डायबिटीज और प्रेशर से जुड़ा जाता है, ऑब्वियसली सब लोग देखता है, हम दिखाई देता है। हम्म। तो आपने बहुत ये प्रिवेंशन का बात है। मोटू सर, आपसे जानना चाहेंगे कि इसमें हमारा जो ये प्रिवेंशन तो इस प्रकार से हो सकता है, लेकिन जो ज़्यादा मतलब आप टाइम नहीं दे पाते हैं, हो सकता है मेरा ये जो मान लिया हमारा जो बिल्कुल जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्टर में काम करता है, वो लोग टाइम नहीं दे सकता है। जो आप लोग हुआ डॉक्टर जो जॉब करता है, एनी टाइम आपका ड्यूटी रहता है, इस प्रकार का लोग किस वजह से मेंटेन करना चाहिए, और साथ ही हम अवेयरनेस के लिए एज ए इंटेलेक्चुअल, एज ए डॉक्टर, अपना फैमिली को, अपना रिलेटिव्स को किस वजह से अवेयरनेस देना चाहिए, और गवर्नमेंट का भी क्या इसमें योगदान है? डायबिटीज़ तो टाइप 2 डायबिटीज़ तो मेनली तो मैं देखा गया तो ये आपका जो डाइटरी कंट्रोल, फिजिकल एक्टिविटीज़ तो होना ही पड़ेगा। मस्त, आप अच्छा। आप जिंदा है तो आपका काम कर सकेगा कर फ्यूचर, सकेगा आप future। जिंदा नहीं तो काम क्यों कर। इसलिए सबको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए एटलीस्ट 30 मिनट्स इन ए वीक, पर डे, इन 5 डेज इन ए वीक में आप अपना शरीर को के एरोबिक एक्सरसाइज करके जॉगिंग करो, आजकल ट्रेडमिल मिलते हैं, उसको कीजिए। इसका बाद आपका फूड हैबिट को चेंज कीजिए ना। और यंग जनरेशन को मैं ये एडवाइस देते हैं कि आप जितना आप ये कंप्यूटर में गेम खेलते हैं, उससे ज़्यादा उसको थोड़ा समय निकल के अपना हेल्थ को थोड़ा ख्याल कीजिए। तब जब आप खुद प्रिवेंशन नहीं करेगा तो कोई दूसरा आके प्रिवेंशन देने वाला नहीं है। तो हम वही बोलते हैं, जो जितना भी आप बिजी रहो, अपना ड्यूटी पे रहे हो, लेकिन अपना शरीर को ख्याल रखें। आप जब आपका शरीर ठीक है तो दुनिया ठीक है। एग्जैक्टली, बहुत बढ़िया कहा आपने। अच्छा सर, मैं ये जानना चाहूँगा, जब चलो हम बहुत ही बिजी इंसान हूँ, तो चलो मैं फिजिकल एक्सरसाइज देखता हूँ, क्या मैं खान पान में किस वजह से ध्यान देना चाहिए, जैसे क्या को लेना है, क्या को नहीं लेना है? बेसिकली नॉर्मल पीपल होके भी, आइडर पेशेंट होके भी। नहीं, अच्छा सवाल पूछा आपने, क्योंकि आजकल लाइफ एवरीबॉडी इज सो बिजी इन देयर लाइफ ना, स्पेशली आजकल ज़माने में हर कोई बिजी रहता है, समय नहीं होता है। तो जितना भी समय नहीं होने से भी, जैसे सर ने बोला, आधा घंटा तो आप समय निकालना पड़ेगा अपने लिए। निकाल भी सकता सुबह है, आप अगर चलो आपके चाहेगा पास तो। अगर वॉकिंग करने का समय नहीं है, जॉगिंग करने का समय नहीं है, फुटबॉल खेलने का, बैडमिंटन खेलने का समय नहीं है, एटलीस्ट हाफ एन आवर आप एटलीस्ट एक योगा कर लीजिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल एडवाइस दैट ना। एंड डाइटरी में बोलने से जैसे कि आपका जंक फूड ऑब्वियसली आप घर में आप जो डाइटरी कंट्रोल वो अवॉइड कीजिएगा। जितना कार्बोहाइड्रेट्स डाइट है, जैसे आलू हो गया, लोकल राइस हो गया ना, ये सब थोड़ा अवॉइड करना पड़ेगा। ब्रेड, पूरी, परोठा, स्पेशली मैदा का ना, ये सब नहीं खाना है। जितना सके अपना डाइट में फाइबर को बढ़ाइए ना, जो लोकल सब्जी वेजिटेबल्स होता है वो सब खाना है ज़्यादा। ऑर्गेनिक जो आइटम्स होता है, ऑर्गेनिक जितना से Green खाना है। vegetables। यू टेक लॉट ऑफ वाटर, अच्छे से पानी पीना है आपको, एंड फ्रेश वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स भी। ऐसा है आपको नहीं खाना है बोल के नहीं खाना है,
बट ज़्यादा फ्रूट्स खाना भी ऑब्वियसली आजकल का ये नेवर नो इसमें भी इनऑर्गेनिक जो होता है चांस बढ़ गया डायबिटीज़ होने का ना। तो फ्रूट्स खाना है लिमिटेड अमाउंट, जितना सकेगा फाइबर खाना है आपको, प्रोटीन डाइट जैसे कि मीट हो गया आपका ना, इससे कोई आपका शुगर बढ़ेगा या आपको वेट गेन ऐसा नहीं, इससे प्रोटीन ना, तो मिनिमल अमाउंट में आप ले सकते हैं। अच्छा। बट यू हैव टू अवॉइड हाई स्टार्च कंटेनिंग डाइट्स, जैसे कि आपका और कार्बोहाइड्रेट, राइस, लोकल राइस स्पेशली हमारे यहाँ भी जैसे हो गया ना, बहुत टेस्टी है, हर जगह बहुत लोकल danger राइस है। खाता है तो उससे शुगर का चांस बढ़ता है। तो ये इसका बाद सर अवेयरनेस का बारे में आप दोनों थोड़ा चर्चा कीजिए कि हम एज इंटेलेक्चुअल इंसान या डॉक्टर्स और हमारा गवर्नमेंट को क्या क्या करना चाहिए, क्योंकि बहुत ही तादाद से हमारा डायबिटीज़ पेशेंट बढ़ रहा है। अगर आप दोनों का जरिए भी अगर गवर्नमेंट को दरख्वास्त करना हो तो या फ्रेंड्स को दरख्वास्त करना हो तो दरख्वास्त कीजिएगा। डायबिटीज़ एक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है। किसी को सपोज साथ में रहेगा बैठा तो नहीं है, लेकिन एज ए मेडिकल जो कि डायबिटीज़ का जो इंसिडेंट इतना बढ़ रहा है कि मतलब जब हम लोग डायबिटीज़ मतलब किताब में लिखते हैं, जब हम लोग डायबिटीज़ को डायग्नोस करते हैं तो 50% ऑफ बीटा सेल जो कॉम्प्लिकेशन आ ही जाते हैं। तो सबको ये दरख्वास्त करते हैं कि जो सरकार आपके द्वार जो प्रोग्राम चलाता है कहीं भी हो तो उसमें हम अटेंड में करके सबको एक डायबिटीज़ का जो शुगर आजकल जो किट टेस्ट मिलता है ना ग्लूकोमीटर में, तो उससे सबको डायबिटीज़ का एक स्क्रीनिंग करना चाहिए, जैसे कम्युनिटी लेवल में, विलेज लेवल में। जब स्क्रीनिंग करने का बाद में जब ये तो नेशनल डायबिटीज़ कंट्रोल होता है, कई कंट्रोल प्रोग्राम, इसमें हम लोग को जैसे जो स्पेशली एपिडेमियोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ये लोग डायबिटीज़ का अवेयरनेस कैंपेन करना और रूटीन स्क्रीनिंग टेस्ट कहीं भी कैम्प होता है, कहीं भी होता है, उसको टेस्ट करके जो हम लोग को डायबिटीज़ को पता चलना है कि अरुणाचल में कितना डायबिटीज़ बढ़ रहा है, उसको फ्यूचर हम लोग कैसे प्रिवेंट कर रहे हैं, कैसे करना है, ये गवर्नमेंट को करना चाहिए। बहुत बढ़िया सर। तो सर ये डायबिटीज़ का हमको डायबिटीज़ का इफेक्ट जो ज़्यादा हमारा बॉडी में या शरीर का पार्ट किस में ज़्यादा अटैक होता है शुरू मतलब फर्स्ट में? चलो वो तो बड़ा अटैक हो गया तो हमारे तो लाइफ ही फिनिश होता है ना, लेकिन इससे पहले सबसे पहले हमारा शरीर का कौन सा अंग को इफेक्ट पड़ता है? डायबिटीज़ सर ने बोला ना कि डायबिटीज़ डायग्नोसिस कभी कभी लेट भी होता है, यूजुअली लेट होता है। अच्छा। जब तक पेशेंट को हम लोग पकड़ता है कि डायग्नोस करता है कि डायबिटीज़ है, तब तक जैसे सर ने बोला कि जो आपका पेंक्रियास का बीटा सेल्स ना, अच्छा। वो ऑलरेडी कुछ हद तक डैमेज हो चुका होता है। तो वो तो ऑब्वियसली होता है। एंड फर्स्ट जब भी टाइप 2 डायबिटीज़ स्पेशली ना, टाइप 2 डायबिटीज़ में हम जब भी पेशेंट को डायग्नोस करते हैं डायबिटीज़ से बोल के, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग उसको आई स्क्रीनिंग कराने के लिए बोलता है। अच्छा। ये कहा जाता है, स्टडी में भी देखा गया है कि जब आपको डायबिटीज़ डायग्नोस हो चुका होता है तो ऑलरेडी आपका आई में डैमेज हो चुका होता है, रेटिनोपैथी हो चुका होता है। उसके बाद फ्यूचर कॉम्प्लिकेशन तो बहुत ज़्यादा है, हार्ट को लेके, किडनी को लेकर, ब्रेन, नर्व्स, हर जगह तो आ ही जाता है। और फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू स्क्रीन योर आईज ना व्हेन यू आर डायग्नोस्ड विद डायबिटीज़। अच्छा, मैं डायबिटीज़ पेशेंट होने का पेशेंट हूँ, मुझे कितना पीरियड का बाद चेक करना चाहिए नॉर्मली? इसका एग्जैक्टली डायबिटीज़ को कब चेक करना ऐसे तो नहीं है, लेकिन जैसे कि आपका ब्लड शुगर लेवल कैसे है। हाँ। जैसे एक पेशेंट आ जाता है बहुत हाई ब्लड शुगर लेते हैं, जब हम लोग यूजुअली इसमें एक पब्लिक से एक मैं मतलब अपील करना चाहता है कि जब ब्लड शुगर लेवल पासिंग 200 से एबव हो जाता है, यूजुअली हम लोग इंसुलिन शुरू करते हैं। तो इंसुलिन शुरू करके हम लोग कंट्रोल करना पड़ता है, लेकिन हम लोग यहाँ क्या है कि एक क्या बोलते हैं, इंसुलिन लेने से ज़िंदगी भर इंसुलिन लेना है बोल के एक बहुत पता नहीं ऐसे छोड़ के ऐसे। तो जब हम लोग जब पेशेंट शुगर हाई लेवल हो जाता है तो हम लोग टेस्ट करने के बाद उसमें हम लोग एवरी 3-4 डेज़ के बाद शुगर टेस्ट करते हैं। जब कंट्रोल हो जाता है तो हम लोग बोलते हैं अराउंड 20 डेज़ के बाद टेस्ट करने को बोलते हैं। जब ठीक हो जाएगा तो पेशेंट को अभी 2 महीना का उसका कोई एग्जैक्टली ड्यूरेशन पीस नहीं है, लेकिन आपका साइन एंड सिम्टम्स का साथ खुद महसूस करके, इसलिए आजकल हम लोग ये जैसे किसी को इंसुलिन लेता है तो एवरीडे मॉर्निंग को रैंडम ग्लूकोमीटर से रैंडम टेस्ट करते हैं, इसके बाद आप इंसुलिन डोज करते हैं। तो हम लोग यही एडवांस करते हैं सेल्फ
मॉनिटरिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल के सबको एडवाइस करता है कि बाज़ार में मिलते हैं अभी 3-4 thousand का एक्यूचेक मिलते हैं, उसको लेके हम लोग ग्लूकोमीटर से पिंग करके आपको चेक करना पड़ता है। उसका एग्जैक्टली वही में चेक करना, वही देख करना ऐसे नहीं, लेकिन हम लोग एक कॉम्प्लिकेशन को रूल आउट करने के लिए हम लोग ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन को हम लोग एवरी 3 month में करना पड़ता है। अच्छा, उसको जब ब्लड शुगर आपका कितना है पता चलना, क्योंकि उसका एक जब ग्लाइकोसिलेट लेवल जो हम लोग का ब्लड शरीर में खून हीमोग्लोबिन को जो बाइंडिंग करते हैं तो वो 3 month तक लास्टिंग होते हैं, तब उसका जो हाई रहने से कॉम्प्लिकेशन होने का चांस बहुत ज़्यादा चाहता है। इसको हम लोग 3 month में चेक करना है, लेकिन ब्लड ग्लूकोज को तो हम लोग एग्जैक्टली अब चेक करना है, लेकिन पेशेंट को एडवाइस करता है कि सेल्फ मॉनिटरिंग करो। अच्छा, बहुत बढ़िया। ऐसे नॉर्मल है जो हम 3 month चेक करके अपना खान पान को भी मेंटेन कर सकते हैं कि थोड़ा हाई हो रहा है, जिससे हम थोड़ा देख लेंगे कि क्या क्या नहीं करना है, डिस्ट्रैक्शन हल्का सा रख सकते हैं। बहुत बढ़िया। इसमें मैं एक चीज़ एड ऑन करना चाहता हूँ। प्लीज सर। जैसे कि सर ने बोला ना ग्लाइकोसिलेट हीमोग्लोबिन जो हर 3 महीना में करना होता है, तो उसका एक्चुअली इसलिए पब्लिक को बताना चाहता हूँ और भी, तो इसमें हम जो देखते हैं अगर वो उसका एक लेवल होता है, ये भी एक क्राइटेरिया है इंसुलिन शुरू करने का ना, फास्टिंग पीपी तो है ही है। अब ग्लाइकोसिलेट हीमोग्लोबिन जो 3 months में देखते हैं उसका लेवल अगर मोर देन 9 होने से अच्छा। यूजुअली आपको इंसुलिन देना होता है यूजुअली, बट यहाँ पे बहुत सारे पेशेंट है जो मिलता है 10, 11, बहुत काउंसलिंग करने के बाद भी इंसुलिन नहीं लेता है, तो हम लोग दवाई को थोड़ा सा हायर डोज में देके सर ने जैसे बोला 3-4 days में मॉनिटरिंग करना होता है। अदरवाइज इट इज़ मोर देन 9 ना, यूजुअली हम लोग को इंसुलिन शुरू करना है, वो क्राइटेरिया में है, लेकिन वो क्राइटेरिया हम अपने लोकल मैनेजमेंट फुलफिल नहीं कर पाते हैं। तो पब्लिक को ये दरखास्त करते हैं हम लोग की, जब भी डॉक्टर एडवाइस करता है ना इंसुलिन लेने के लिए, जैसे इसलिए लेने के लिए बोलता है शुगर लेवल ज़्यादा हाई ना हो, कुछ कॉम्प्लिकेशन ना आए, सडन कोमा में ना जाए, स्ट्रोक ना हो, हार्ट अटैक ना हो, तो पब्लिक हम लोग को सहयोग करना चाहिए, बात मानना चाहिए एंड विलिंग होना चाहिए। ऐसा नहीं सोचना है कि एक बार इंसुलिन लिया तो लाइफ टाइम, कुछ समय कंट्रोल करके अगेन दवाई में सेम रख के, जब तक दवाई काम करेगा दवाई चलेगा। फ्यूचर में खाते का दवाई काम नहीं किया तो ऑब्वियसली इंसुलिन डिपेंडेंट होना पड़ेगा, अलग बात है। एग्जैक्टली, केयरिंग टू थ्रू आउट द लाइफ करना ही पड़ेगा जो भी हो के। लेकिन सर और एक बात जानना चाहिए, हम लोग नॉर्मली सोचते हैं कि शुगर लेवल हाई होने से आदमी को प्रॉब्लम होता है, लेकिन शुगर लेवल लो होने से भी प्रॉब्लम है। ये हाई और लो दोनों में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है हमारे शरीर में? जैसे हम लोग ये मतलब प्रैक्टिकली शुगर अगर 200-250 होने से भी आदमी को इमीडिएटली प्रॉब्लम होने का चांस नहीं, लेकिन जब हम ये लोगों को हम लोग एडवाइस करते हैं, जब आप डायबिटीज़ पेशेंट है तो आप दवाई खा रहे हैं तो एक डायबिटीज़ का भी दवाई का भी एक साइड इफेक्ट होता है, इसको कहते हैं हाइपोग्लाइसीमिया, जो ब्लड शुगर लेवल बहुत कम होते हैं, तब उसका साइन एंड सिम्टम्स होते हैं कि पेशेंट स्वेटिंग होने लगता है, बेड ड्रीम्स होने लगता है, ब्लरिंग ऑफ विजन होने लगता है, पल्पिटेशन होने लगता है। तो जब ब्लड शुगर कम हो जाए तो क्यों सडनली पेशेंट कोमा में चला जाता है, क्योंकि जो हम लोग का बॉडी में जो ब्रेन का जो फंक्शन होता है, ब्रेन सेल को शुगर का ज़रूरत होता है। अगर शुगर नहीं रहे तो पेशेंट सडनली कोलैप्स होके मर ही जाता है। कभी कोई ऐसे वाला भी देखे, मैं ऐसे वाला पेशेंट भी देखा है कि पेशाब बहुत ज़्यादा जाता है, उनके डायबिटीज़ नहीं के शुगर का दवाई खा के मरने वाला भी देखे हैं, टेस्ट नहीं करके। तो लेकिन जब ये जो डायबिटीज़ पेशेंट को बोलते हैं कि जब आप शुगर दवाई खाता है तो ये हाइपोग्लाइसीमिया का भी साइन एंड सिम्टम्स को पता चलना है, जो इसका ऊपर हम लोग एडवाइस करते हैं कि हमेशा चीनी सामने में चीनी रखो, ग्लूकोज रखो। आपको अगर ये साइन एंड सिम्टम्स जो मैं बताया, जो स्वेटिंग होगा, प्रेस्पिरेशन होगा, खराब सपना देखने लगा, तब आप शुगर टेस्ट करो, कम होने से दवाई को स्टॉप करो, इसके बाद ग्लूकोज इमीडिएट करके डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए। ये एक हम लोग टाइम होता है हाइपोग्लाइसीमिया, इसे लेस देन 60 बोलते हैं। मतलब लो शुगर में भी इतना रिस्क अभी पता चला मुझे। बहुत ज़्यादा रिस्क रहता है, ज़्यादा रिस्क रखते हैं वो बहुत लोग। रिस्क लगता है। तो अच्छा सर, ये हम ये और जानना चाहेंगे कि हमारा इंडिया में हाईएस्ट डायबिटीज़ पेशेंट क्यों पाया जाता है बाकी कंट्री से? ऐसे सुनने में आता है मैंने, क्या उसमें क्या रीज़न हो सकता है? इंडिया में पाने का ऑब्वियसली फर्स्ट तो चाइना है, इंडिया है, तो इंडिया में पाने का रीज़न ये ऑब्वियसली हम जो बोला पहले, हम लोग जो बोला कि सेडेंटरी लाइफ स्टाइल, ऑब्वियसली स्ट्रेसफुल लाइफ स्टाइल, डाइटरी हैबिट्स, ओवरवेट ना, ओबेसिटी होता है। मैं तो वही आपसे थोड़ा इंटरप्ट करना, ये चीज़ बाकी कंट्री में भी होता है, उसमें नहीं शायद
नहीं, कम हमारे पाया फूड जाता है। फूड हैबिट्स एक्चुअली बोलने से इट्स नॉट दैट गुड ना, ओके। क्योंकि फाइबर कम रहता है, हम्म, कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा रहता है, स्टार्च बहुत रहेगा आपका ना। अच्छा। यूजली बोले फाइबर बहुत कम होता है, तो ओवरवेट रहता है, एक्सरसाइज कम होता है। एंड बाहर में हम लोग भी देखा है कि बाहर से पढ़ के आए थे, ऑब्वियसली डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा होता है। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ सेडेंटरी लाइफ स्टाइल, डाइटरी हैबिट्स। अच्छा। इफ़ यू कंपेयर, हम लोग का कंपेयर करता है नॉर्थ ईस्ट का एंड अलग नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन ना, डाइटरी हैबिट्स में बहुत चेंज है। चेंज है। मसाला बोलो आपका ज़्यादा, ये तेल मसाला, आपका फाइबर कम होता है ना, आलू ज़्यादा होता है, कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होता है, ये सब कारण से देयर इज़ मोर रिस्क ऑफ डायबिटीज़ ना, अच्छा। इंडिया स्पेशली। हाँ, बहुत ये। और एक बात सुनने में आता है कि हमारा नॉर्थ ईस्ट हिली एरिया है। बेसिकली जब भी हम कुछ भी या तो बीपी का बोलो या तो डायबिटीज़ का कहो, लेकिन एक्सरसाइज का जरूरी होता है। हाँ। तो हम तो बिना एक्सरसाइज करके यहाँ एक्सरसाइज कर ही रहा है, चल फिर के एक्सरसाइज करता है, फिर भी यहाँ पर भी इतना डायबिटीज़ पाया जाता है। ऐसा मतलब कुछ डिफरेंट कुछ फैक्टर्स है क्या इसमें? नहीं, इसमें कुछ ऐसे जो आप नॉर्मली जो काम करते किचन में काम करते हैं और दिन में काम करते हैं, वो तो आप डायबिटीज़ का कंट्रोल का एक्सरसाइज नहीं होता, नहीं होते हैं। तो लोग कहते हैं हम दिन भर काम करते हैं, वो नहीं है। आप डायबिटीज़ जब एक्सरसाइज करते हैं, आपको स्वेटिंग होना है। जब जब डायबिटीज़ जो एक्सरसाइज नहीं करेगा, तो जब एक्सरसाइज करते हैं तो हम लोग का जो बॉडी का जो इंसुलिन का जो सेंसिटिविटी बढ़ जाते हैं, तो जो ग्लूकोज यूटिलाइजेशन हो जाते हैं। तो नॉर्थ ईस्टर्न में मैं सडन वही बोले कि रूरल एरिया से अर्बन माइग्रेशन हो के सडनली लाइफ स्टाइल होने का कारण से मेन प्रॉब्लम है। इसका कोई और नहीं। तो ये सब हम लोग ये रिपीटली बोल रहे हैं, सब फिजिकल इनएक्टिव हो जाते हैं, आराम से बैठ के टीवी देखते हैं, खान पान में जाते हैं, रेस्टोरेंट में खाते हैं, फास्ट फूड खाते हैं, ये सब का चेंज से डायबिटीज़ सबको होने, मतलब धीरे धीरे हम लोग का जो इंसिडेंट प्रेवलेंस रेट बढ़ने लग रहा है। आप दोनों से बात करके बहुत अच्छा लगा, और उम्मीद करते हैं कि मेरा जितना दर्शक है, हम लोग का जितना आप दोनों का जितना मैसेज दिया, अवेयरनेस दिया, उसको दिल में रख लिया होगा कि छोटा सा मस्ती करके फास्ट फूड खा के अपना लाइफ को रिस्क में मत दीजिए। मैं आप सभी से विदा लाना चाहूँगा कि आज के हमारा ये डायबिटीज़ टॉपिक यहीं पे संपन्न होता है। नमस्कार।